उसने मेरी बहन से 5 साल मजदूरी करवाई और सड़क पर लाकर बेसहारा छोड़ दिया। क्या छोटे भाई का फर्ज सिर्फ संपत्ति बांटना होता है और विपत्ति बांटने के समय उसकी हिस्सेदारी शून्य हो जाती है? नहीं माँ नहीं, मैं उस अनुपमा जी के अंतिम समय में क्या, अगर उस घर में सोने की वर्षा हो रही हो तब भी नहीं जाऊंगा। आलोक अपनी जिद पर अड़े हुए थे, किंतु बूढ़ी माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा, हम समाज से बंधे हुए लोग हैं। आज राधिका को सारा समाज सम्मान देता है, माना कि उसके हिस्से में सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं है। लेकिन उसी समाज के भय से उसका देवर राहुल, जो उस पर तरस खाते हुए साल भर का गल्ला पहुंचाता है, उसे और उसकी चालाक पत्नी पुष्पा को बहाना मिल जाएगा। तू क्या चाहता है कि तेरी बहन अनाज के लिए लोगों के घर मजदूरी करने लगे? तुझे मेरी कसम है, तुझे वहां जाना ही होगा। माँ का दिया हुआ वचन आलोक के लिए पत्थर की लकीर था। मजबूरी में उन्होंने अपनी बहन राधिका के घर जाने का निर्णय लिया। हालात की मारी राधिका का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। 10 साल पहले उसका विवाह गांव के संपन्न परिवार में हुआ था। पति कार्तिक खेतीबाड़ी से लेकर शिक्षा हर कार्यों में दक्ष था। गांव की 10 एकड़ उपजाऊ जमीन में फसल इतनी हो जाती थी कि साल भर अनाज का भंडार भरा होता एवं मंडी में उसी अनाज को बेचकर वर्ष भर का समय आसानी से कट जाता। कार्तिक के पिता का गल्ले का व्यापार था जो काफी अच्छा चलता था। पिता की मृत्यु के बाद उस दुकान को उसका छोटा भाई राहुल संभालने लगा। राधिका के कदम पड़ते ही उसके पति के भाग्य ने करवट बदली और सिंचाई विभाग में उसकी नौकरी लग गई। किंतु उसका स्थानांतरण गांव से 200 किलोमीटर दूर बड़े शहर में हुआ। वो राधिका को गांव में छोड़कर शहर जाकर बस गया और इस तरह समय का चक्र आगे बढ़ा। पत्नी के साथ के बिना रहना कार्तिक के लिए आसान नहीं था। पिता की मृत्यु के पश्चात गांव पर स्थित भूमि अनुपमा जी ने कार्तिक और राहुल के नाम दर्ज कर दी। लेकिन कार्तिक ने एक निर्णय लिया जो आगे चलकर उसके लिए या फिर उसके अपने परिवार के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ। विचार विमर्श करते हुए उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तेरी उम्र भाग दौड़ की नहीं रही और मुझे भी न जाने कितने सालों बाद घर के पास नौकरी करने का मौका मिलेगा। बार बार यहाँ आने से अधिकारी भी नाराज होते हैं और अवकाश भी नहीं मिलता। इसीलिए क्यों ना हम दोनों सारी भूमि राहुल के नाम कर दे। वो गांव शहर की सारी भाग दौड़ करता रहता है। बेटे की बात सुनकर अनुपमा जी ने कहा, नहीं कार्तिक, जायदाद के लिए मुझे घरेलू विवाद बिल्कुल नहीं चाहिए। कल अगर राहुल की नीयत बदल गई तो तुझे क्या मिलेगा? जिसका जवाब कार्तिक ने क्रोध से दिया, माँ, ईश्वर से अधिक विश्वास मुझे अपने छोटे भाई पर है। दोबारा मुझसे ये शब्द नहीं कहना। और मुझे खेती या अनाज से ना ही मोह है और ना ही जरूरत। ये संपत्ति मैं कुछ समय के लिए राहुल को सौंप रहा हूँ और अगर उसे मेरे हिस्से से थोड़ा ज़्यादा भी मिल जाता है तो इसमें क्या बुराई है? आखिर सारी मेहनत और पिताजी का व्यापार वही देख रहा है। भविष्य को देखते हुए अनुपमा जी सारी जायदाद राहुल के नाम करने की पक्षधर नहीं थी। लेकिन कार्तिक के अनुज मोह ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। शासकीय लिखा पढ़ी के पश्चात सारी जमीन का राहुल के नाम हो गई। हालांकि उस समय राहुल के मन में बिल्कुल भी संपत्ति का लालच नहीं था। वक्त गुजरता चला गया और 1 वर्ष बाद राहुल का विवाह पुष्पा से हुआ। वो स्वभाव से बहुत ही चतुर महिला थी। लोगों को आकर्षित करने में उसे महारत हासिल थी। उसके बगल में छुरी और मुंह में राम राम बसा हुआ था। कमाल का अभिनय दिखाना मानो वो माँ के गर्भ से सीख कर आई थी। तो उसके लिए अपने पति को वश में करना कौन सी बड़ी बात थी। धीरे धीरे उसने अपनी सास अनुपमा जी को भी अपने माया जाल में फंसाना शुरू कर दिया। उसकी दिन रात की सेवा और चिकनी चुपड़ी बातों ने अनुपमा जी के मन में जगह बना ली और अपने नाम के अनुरूप राधिका का स्वभाव बहुत ही सरल था। यहाँ तक उसने अपने गहने जेवर की पोटली बिना कुछ कहे अपनी सास के हाथों में सौंप दी थी। लेकिन राधिका को क्या पता था कि उसकी सास जीवन भर उसे बिना साज श्रृंगार देखना चाहती है। पुष्पा ने अपनी सास अनुपमा जी के मन में राधिका के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। इससे पहले कि सास बहू के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती, कार्तिक अपनी पत्नी को लेकर शहर आया। घर पर एक अधिकार और राज पाकर
पुष्पा रानियों की तरह झूम उठी। वक्त के साथ कार्तिक और राधिका के घर नन्ही किलकारी ने जन्म लिया। बेटी का नाम गुनगुन रखा। तीज त्योहार में कार्तिक अपनी पत्नी के साथ घर आता। सारे परिवार में खुशहाली का माहौल था, किंतु अपनी पत्नी के बहकावे में आकर राहुल की नीयत डोल चुकी थी। वर्ष में एक बार खेती के रुपयों का हिसाब किया जाता, जिस पर राहुल हेरा फेरी कर एक मोटी रकम बचाने में सफल हो जाता था। अनुपमा जी का कहना था कि घर की बिटिया लक्ष्मी होती है और खेती के रुपयों में कार्तिक की बेटी का अधिकार है, इसीलिए उसके हिस्से के कुछ अतिरिक्त रुपए कार्तिक को दिए जाएं। लेकिन इस बात को सुनकर पुष्पा की छाती पर सैकड़ों सांप एक साथ लौट जाया करते थे। उसकी भरी हुई तिजोरी से 1 रुपए निकलते नहीं थे। दूसरों के हिस्से का खाना और बिना डकार लिए पचा जाना उसकी फितरत थी। दोनों पति पत्नी हमेशा अनुपमा जी के सामने व्यापार की हानि बताकर रोते और कहते, हमारे पास पैसे नहीं हैं, अगली बार एक साथ बिटिया के पैसे भाई साहब को देंगे। वो अगली बार तो कभी नहीं आया, लेकिन राधिका के जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा था और उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने माता पिता की इकलौती बेटी राधिका का जन्म उसके भाई आलोक के जन्म के 12 वर्ष पश्चात हुआ था। राधिका के पिता नारायण जी अपने कस्बे के बहुत बड़े व्यापारी एवं मां शारदा के भक्त थे। रुपए पैसों का उन्हें नाम मात्र भी घमंड नहीं था। बस उनके जीवन की एक ही अभिलाषा थी कि उनके घर एक पुत्री का जन्म हो जाए। एक बार कस्बे के मशहूर डॉक्टर किशन जी उनके घर के सामने से गुजरे। उनके हाथों में एक बड़ा थैला था। नारायण जी ने डॉक्टर साहब को घर के बाहर से निकलते हुए देखा और उन्हें आवाज़ देते हुए घर बुलाकर उनका अभिवादन करते हुए एक कप चाय के लिए आमंत्रित किया। दोनों बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे, तभी नारायण जी ने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब लगता है कि आप बाजार से खरीदारी कर चले आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया, जी हाँ नारायण जी, आज मेरी बच्ची का जन्मदिन है और उसके लिए कुछ कपड़े और मिठाइयाँ खरीदी है। ईश्वर की कृपा से मेरे घर पर दूसरी संतान माँ लक्ष्मी के रूप में आई है। एक बेटा और एक बेटी, मेरा परिवार अब संपूर्ण हो चुका है। डॉक्टर साहब की बातें सुनते ही नारायण जी की आंखों से आंसू छलक उठे और भारी गले से उन्होंने कहा, आपके भाग्य हैं डॉक्टर साहब और मैं अभागा हूँ। न जाने कितने मंदिरों में माथा टेका, कुल देवी देवताओं की आराधना की कि मेरे आंगन में खेलने वाली लक्ष्मी स्वरूप बिटिया का जन्म हो। लेकिन शायद मेरी भक्ति में ही कुछ कमी रह गई, जो ईश्वर मेरी नहीं सुन रहे। डॉक्टर साहब बोले, सेठ जी, ईश्वर पर आपका अटूट विश्वास है। विलंब से ही सही, किंतु आपकी पुकार अवश्य एक दिन सुनेंगे। डॉक्टर साहब नारायण जी से विदा लेकर तो चले गए, किंतु किसकी दुआ कब लग जाए कहा नहीं जा सकता। कहते हैं 24 घंटे में एक बार मुख पर माँ सरस्वती का वास होता है। डॉक्टर साहब की कही बात सत्य सिद्ध हुई और 1 वर्ष के पश्चात राधिका का जन्म हुआ। मानो बहन के जन्म के साथ आलोक को इस संसार की सारी खुशियाँ प्राप्त हो चुकी थी। अरे काकी, जल्दी घर चलो, देखो हमारी कितनी सुंदर बहन आई है। आलोक खुशी से पागल हो चुका था और सारे गांव में घूम घूम कर उसने ढिंढोरा पीट दिया। राधिका के रूप में, घर नन्ही किलकारी के रूप में एक कन्या ने जन्म लिया। सारे घर में उत्सव का माहौल था। पंडित पुरोहितों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया और बेटी का नामकरण राधिका हुआ। वक्त के साथ राधिका के नन्हे कदमों ने नारायण जी के भाग्य को बदल कर रख दिया। उनका व्यवसाय तीव्र गति से बढ़ने लगा और समय बीतने के साथ आलोक ने अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। नारायण जी और उनकी पत्नी गोमती बहुत ही धार्मिक थे। गोमती जी सुबह उठकर गीता पाठ किया करती। हर सोमवार उपवास के साथ तीज त्योहार में वो निर्जला व्रत रखती। नारायण जी के घर नौकर नौकरानियों की कमी नहीं थी। भोजन तैयार करने के लिए रसोइये से लेकर घर के हर काम करने के लिए नौकर चाकर उपलब्ध थे। किंतु नारायण जी के घर में उन्हें इतना अपनापन मिलता कि वो स्वयं को घर का सदस्य मानते थे। घर के माहौल का असर राधिका पर हुआ और मात्र 8 वर्ष की आयु में उसने अपना पहला महाशिवरात्रि का व्रत रखा। इसी वर्ष उसके भाई आलोक का विवाह तय हुआ और पहली बार राधिका की भेंट अपनी भाभी
अनुराधा से हुई। 8 वर्ष की राधिका अपनी भाभी के साथ डोली में बैठकर घर वापस आई। आलोक अपनी बहन को बेटी मानता था और उसकी भाभी अनुराधा ने भी अपनी पहली संतान राधिका को ही समझा। समय का पहिया बढ़ चला था। सारी सुख सुविधाओं के पश्चात भी राधिका गृह कार्य में दक्ष थी। इसके साथ पाठशाला में भी वो हमेशा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने लगी। राधिका की उम्र बढ़ रही थी और उसकी माँ को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। राधिका नाम के अनुरूप सादगी से भरी हुई राधिका शांत स्वभाव, चांद की चांदनी के समान, सफेद रंग, सुराहीदार गर्दन, आभा मुखमंडल, चौड़े माथे पर तेज के साथ लाल रंग की छोटी बिंदी, समर्पण और विनम्रता के भाव से भरी हुई राधिका 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी थी और नारायण जी के घर में आने वाले रिश्तों की कमी नहीं थी। नहीं पिताजी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अभी हमारी बिटिया की उम्र ही क्या है, वो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है। हमें उसे आगे पढ़ने बढ़ने का मौका देना चाहिए। और हमारी इतनी संपत्ति किस दिन काम आएगी? हम घर जवाई रख लेंगे और उसे जायदाद का आधा हिस्सा दे देंगे, लेकिन बिटिया इस घर से विदा नहीं होगी। आलोक, जो स्वयं एक पुत्र और पुत्री का पिता बन चुका था, राधिका के विवाह को लेकर वो अपने पिता से विवाद कर बैठा। पत्नी अनुराधा के समझाने पर भी वो अपनी बहन की विदाई के लिए तैयार नहीं था। जिस बहन को उसने अपनी बेटी से बढ़कर माना और बड़ा किया, उसकी विदाई आलोक के लिए एक सदमे के बराबर थी। समाज के लोगों, रिश्तेदारों और घरवालों के समझाने के बाद ही वो राधिका के विवाह के लिए तैयार हुआ। आलोक को जहाँ एकांत मिलता, वो बहन की विदाई की कल्पना मात्र ही फूट फूट कर रोने लगता। कभी भोजन करते समय, कभी व्यापार संभालते समय उसकी आंखें भीग जाया करती। रिश्तों की कमी नहीं थी। बड़े बड़े व्यापारी राधिका को अपने घर की बहू बनाने को तैयार थे, लेकिन नारायण जी को अपनी बेटी के लिए एक संस्कारी, आदर्शवादी, सादगी से भरे हुए लड़के की तलाश थी और जल्द ही उनकी ये तलाश समाप्त हुई। एक नारायण जी के मौसिया जी आए। मौसिया जी को देखते ही नारायण जी, उनकी पत्नी और बेटे बहू ने उनके चरण स्पर्श किए और अभिवादन कर दीवान पर बैठाया। राधिका ने भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर खाने की व्यवस्था की। सामान्य बातचीत में नारायण जी ने अपने मौसिया से कहा, मौसिया जी, आंगन में खेलने वाली हमारी नन्ही बिटिया विवाह योग्य होने लगी है। राजकुमारियों की तरह पूरे परिवार ने उसे बड़ा किया है। उसकी परवरिश और संस्कारों से आप भली भांति परिचित है, किंतु सादगी और शांत स्वभाव की हमारी बिटिया को अगर ऐसा घर मिला जिसमें प्रताड़नाओं के सिवा और कुछ ना हो, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मौसिया जी ने जवाब दिया, मेरी नज़र में एक ऐसा लड़का है जो आज के युग में भी मानो पिछली पीढ़ी के संस्कारों को आगे लेकर बढ़ रहा है। इस जमाने में वो पान सुपारी तो क्या, एक भुंजी लौंग तक नहीं खाता। नित्य 1 घंटे पूजा पाठ करने के उपरांत अपनी दिनचर्या शुरू करता है। पढ़ने लिखने में मेधावी और कृषि कार्य में दक्ष। पिता की मृत्यु के पश्चात स्तंभ की तरह उसने अपने घर को संभाल रखा है। मैं सोच रहा था कि राधिका के लिए इससे अच्छा गुणवान लड़का नहीं मिल सकता, किंतु उसकी हैसियत को देखते हुए मैंने तुमसे उसके बारे में चर्चा करना ठीक नहीं समझा। मौसिया जी को बीच में रोकते हुए नारायण बोले, आप चिंता नहीं करें मौसिया जी, मेरी नज़रों में संस्कारों के आगे धन का कोई मोल नहीं है। आप मुझे उनके परिवार के बारे में सारी जानकारी प्रदान कीजिए। नारायण जी की बातों को सुनकर मौसिया जी ने उन्हें कार्तिक के बारे में सारी जानकारी बताई। कार्तिक के संस्कार, मेहनती और आकर्षक व्यक्तित्व के बारे में सुनकर नारायण जी का मन उनके परिवार से मिलने के लिए लालायित हो उठा। मौसिया जी अपने घर की ओर लौट गए, किंतु नारायण जी के परिवार में कार्तिक की चर्चा होने लगी और ये बात राधिका के कानों में गूंज रही थी। किंतु उसका सामान्य व्यवहार था, उसके लिए पिता भगवान का रूप थे। वो जानती थी कि उसके पिता जीवन साथी के रूप में जिस वर का चयन उसके लिए करेंगे वो योग्य ही होगा। मौसिया जी द्वारा राधिका के विवाह का प्रस्ताव अनुपमा जी तक पहुंचाया गया, जिसमें उन्होंने स्वीकृति दे दी। उन दिनों गांव में मोटरसाइकिल होना बड़ी बात हुआ करती थी। जिस घर में रंगीन टीवी, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर हुआ करता था,
उस घर को गांव में प्रतिष्ठित घर माना जाता था और नारायण जी एक व्यापार के लिए एक पुरानी कमांडर कार को खरीदकर बिल्कुल नई गाड़ी की तरह तैयार करवा चुके थे। आलोक के पास अपनी राजदूत थी, मौसिया जी के पास खबर पहुंच चुकी थी। अनुपमा जी के द्वारा घर को सलीके से सजाया जाने लगा। अतिथि की आवभगत के लिए सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी। माँ की आज्ञा पर कार्तिक और राहुल सफ़ेद कमीज और काला फुल पैंट पहनकर तैयार थे। तभी उनके घर के सामने जीप का हॉर्न सुनाई दिया। जीप को देखकर गांव के बच्चों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अनुपमा जी अपने दोनों पुत्रों के साथ मुख्य द्वार पर पहुंची अतिथियों का अभिवादन करने। राधिका के अलावा नारायण जी का सारा परिवार द्वार पर उपस्थित था। नारायण जी की अनुभवी आंखों ने कार्तिक के ओजस्वी चेहरे को देखते ही उसे पहचान लिया। बैठक खाने में जलपान की व्यवस्था करते हुए सभी अतिथियों को ठहराया गया, किंतु पुराने विचारों के नारायण जी ने कार्तिक के घर पानी पीने से भी मना कर दिया। बैठक खाने में स्थित दोनों खाट पर नारायण जी के परिवार को बैठाया गया और अपने परिवार का परिचय कराते बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने सामने लकड़ी की कुर्सी पर बैठी अनुपमा जी से कहा, बहन जी, मेरी एक ही बिटिया है। मैंने उसे राजकुमारी की तरह अवश्य बड़ा किया है, किंतु बड़े घर की बेटी होने का उसे बिल्कुल भी अभिमान नहीं है। वो गृह कार्यों में दक्ष और निपुण है। हाँ, स्वभाव से थोड़ा संकोची है, इसीलिए वो खुलकर बातें नहीं करती। अनुपमा जी ने जवाब दिया, भाई साहब, मुझे आपके मौसिया जी द्वारा बिटिया के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हुई। न जाने वो किस कारण से पहुंच नहीं सके हैं, लेकिन मन में एक उत्सुकता बनी हुई है। जिस बिटिया की इतनी प्रशंसा सुनी है, उस बिटिया की झलक देखने का बड़ा मन है। अनुपमा जी की बातों को सुनकर नीचे रखे झोले से नारायण जी ने तस्वीर निकाली और अनुपमा जी के हाथों में थमा दी, और राधिका की एक झलक ने मानो उनका मन मोह लिया था। कुछ देर वो एकटक तस्वीर को देखती रही और अचानक आवाज़ देकर भीतर से कार्तिक को बुलाया और उसके समीप आते ही राधिका की तस्वीर देखने को कहा। लेकिन अपने बड़ों के बीच मर्यादा रखते हुए कार्तिक ने कहा, माँ, आपका हर निर्णय मुझे स्वीकार है। मुझे तस्वीर देखने की आवश्यकता नहीं है। कार्तिक की ये बात नारायण जी के मन को छू गई और अनुपमा जी ने बेटे से कहा, बेटा, पड़ोस में रहने वाले काशी पंडित जी से कहना मैंने बुलाया है। माँ का आदेश मिलते ही कार्तिक पड़ोस की ओर निकल गया। अनुपमा जी ने नारायण जी से कहा, भाई साहब, बिटिया मुझे बहुत पसंद है, किंतु कुंडली मिलान अति आवश्यक है। आप मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेना, क्योंकि कुंडली मिलान के पश्चात विवाह तय होना हमारे परिवार की परंपरा है। नारायण जी ने जवाब दिया, बहन जी, आपका हर आदेश हमें स्वीकार है। कुछ ही देर में काशी पंडित जी कांधे पर झोला लटकाए बैठक के कमरे में पहुंचे। उनका स्वागत कर अनुपमा जी ने सारी जानकारी प्रदान की। राधिका और कार्तिक की जन्मतिथि, स्थान और समय उन्होंने पर्चे में लिखा। नारायण जी का दिल जोरों से धड़क रहा था। दम साधे वो पंडित जी के चेहरे को देखने लगे। तभी अपना कार्य पूर्ण करते हुए पंडित जी मुस्कुराए और कहा, कुंडली में कोई दोष नहीं है। दोनों के जीवन में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान बना रहेगा। पंडित जी के द्वारा कहे जाने वाले शब्द नारायण जी के हृदय का सुकून थे और कार्तिक और राधिका का विवाह तय हो चुका था। नारायण जी के मन में खुशियों के सैलाब के साथ दुख का भाव उमड़ चुका था। राधिका उनके लिए कलेजे का टुकड़ा थी, किंतु बेटी पराया धन होती है, इस बात को वो अस्वीकार नहीं कर सकते थे। घर पहुंचते हुए आलोक और उनकी पत्नी की आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सारे रास्ते किसी ने आपस में बात नहीं करी और जैसे ही घर समीप आया, नारायण जी ने सभी को निर्देश देते हुए कहा, घर नज़दीक आने वाला है, ध्यान रहे, बिटिया के सामने कोई अपना दुख नहीं व्यक्त करेगा। इस घर से उसकी विदाई गाजे बाजे के साथ होनी चाहिए। खुशियाँ इतनी हों कि दुख का एहसास दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। बातें करते हुए सभी घर के निकट पहुंच गए। कमांडर की आवाज़ सुनते ही राधिका द्वार पर दौड़ी चली आई और उसने अपने परिवार के चेहरे पर खुशी का भाव देखा। सबसे पहले आलोक राधिका के निकट पहुंचा और सिर पर हाथ फेरकर पुचकारते हुए उसे कहा, हमारी बिटिया के लिए हमने सुंदर राजकुमार ढूंढ लिया है। बड़े भैया की बातों को सुनकर राधिका को समझ नहीं आया कि वो क्या प्रतिक्रिया दे, क्योंकि बचपन से लेकर सारी उम्र
वो अपने भैया को पिता की तरह सम्मान देती रही। हाँ और जी, इसके अलावा वो कभी बात नहीं करती। संसार की हर लड़की अपने दिल में हजारों अरमान और पिया मिलन की आस को छिपाए हुए होती है। किंतु बड़े भैया की बातों को सुनकर राधिका ने अपनी आंखें नीचे करी और उसके हाव भाव को देखते हुए इशारे से आलोक ने अपनी पत्नी अनुराधा को राधिका के साथ भीतर जाने को कहा। दिन भर अनुराधा के बच्चे राधिका के साथ खेलते रहते। यहाँ तक अपनी बुआ के साथ रहते हुए उन्हें अपनी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होती थी। भाभी से राधिका खुलकर बातें किया करती थी। अनुराधा ने कार्तिक के व्यक्तित्व का वर्णन जैसे ही राधिका के सामने किया वो शर्मा गई और ये अदा वो भाभी से छिपा रही थी। उसके झुके हुए सर को ऊपर उठाकर अनुराधा ने कहा, लाडो अभी पिया की तनिक खबर सुनी नहीं और इतना शर्मा रही है। न जाने ससुराल जाकर तेरा क्या होगा। रात्रि का समय हो चुका था और अपने मखमली बिस्तर पर करवट बदलते हुए राधिका के कानों में अपनी भाभी की आवाज़ गूंज रही थी। न जाने कैसे होंगे उसके पिया। ये सोचते हुए न जाने कब वो नींद के आगोश में जा चुकी थी। प्रातःकाल का सूरज नारायण जी की चिंताओं के साथ निकला। इकलौती बेटी के ब्याह में समय 2 माह शेष था। अनुपमा जी द्वारा नारायण जी के रुतबे को देखते हुए दहेज की कोई मांग नहीं करी गई और उसका एक मुख्य कारण ये भी था कि नारायण जी के सामने आर्थिक रूप से अनुपमा जी का परिवार कमजोर था। सामानों की सूची तैयार की जा रही थी। पूरा परिवार एक ही स्थान पर एकत्रित था। तभी आलोक द्वारा कहा गया, पिताजी, आज के दौर में यदि हम मोटरसाइकिल देते हैं तो ये पूरे गांव और कस्बे के लिए बड़ी बात होगी। आखिर हमारे घर मोटरसाइकिल कार सब कुछ है और राधिका का पति साइकिल की सवारी करे तो ये हमारे लिए अपमानजनक होगा। नारायण जी कुछ पुराने विचारों के थे। उन्होंने आलोक को बीच में ही टोकते हुए कहा, बेटा, मैं किसी राजा रईस के खूंटे से भी अपनी बेटी को बांध सकता था, लेकिन माँ बाप की दौलत पर अय्यासी करने वाले शराबी जुआरी रिश्तों को मैंने ठोकर से लात मार दी और हीरा चुना। मैं भिखारी के घर भी अपनी बेटी ब्याहने को तैयार हूँ, लेकिन एक चरित्रहीन के यहाँ कतई नहीं। इसीलिए राधिका के वर में कार्तिक जैसे दामाद को प्राप्त कर लेना ही मेरा मान है। और रही बात मोटरसाइकिल की, तो लगन में 81,000 रुपये और बढ़ा दो, लेकिन मैं दहेज में लोहा नहीं दूंगा, क्योंकि बिटिया को उपहार में सनी देना अपशगुन है। अपने पिता की बातों को सुनकर आलोक ने कोई जवाब नहीं दिया और सहमति में अपना सिर हिला दिया। समय का पहिया आगे बढ़ने लगा और इसी बीच नारायण जी ने अनुपमा जी के घर जाकर सारी तिथियां तय कर ली। जिस समय 1,000 की नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात थी, उस समय नारायण जी ने अनुपमा जी के सामने 81,000 की लगन रखने का प्रस्ताव रखा। ये बहुत बड़ी धनराशि थी। अनुपमा जी बहुत अधिक लालची औरत नहीं थी, किंतु उसने नारायण जी से ये कहा कि उनके द्वारा दिया गया हर उपहार स्वीकार होगा। इसके अतिरिक्त उनकी कोई मांग नहीं है। दोनों घरों में शादी ब्याह की तैयारियां जोरों पर थी। नेक दस्तूर में देने के लिए सास और दामाद के लिए सोने की अंगूठी और भी अन्य उपहारों से नारायण जी का घर भरा पड़ा था। टोकने वाला कोई नहीं था, बल्कि राधिका के भाई और भाभी ने भी दिल खोलकर खर्च करने में कोई कमी नहीं करी। राधिका इन सभी तैयारियों को देखती। एक समय ऐसा भी होता कि ससुराल जाने की खुशी से अधिक उसे मायका छोड़ने का दुख सताने लगता। स्वयं में खोई राधिका अपने पिता और परिवार के चेहरे पर हमेशा खुशी देखने के लिए अपने आंसुओं को छिपाने का असफल प्रयास करती। घंटों खड़े होकर वो ढलते हुए सूरज को देखती और फिर घर को निहारते हुए अपने बचपन को याद करती। देवता तुल्य भाई और पिता, ममतामयी माँ और भाभी, नन्ही किलकारी के रूप में उसका प्यारा भतीजा और भतीजी। उन्हें छोड़कर जाने के बारे में सोचकर ही उसका हृदय कांप उठता। लगन का दिन भी आ चुका था। मिष्टान और फलों की टोकरियां सजाई गईं। रंग बिरंगे कपड़े एवं उपहार संभालने की जिम्मेदारी नौकरों पर थी। नोटों से भरा थैला नारायण जी के पास था। सारे रिश्तेदार एकत्रित हो चुके थे, जिनके लिए एक बड़ी बस की व्यवस्था की गई थी। और इस तरह नारायण जी अपने रिश्तेदार परिवारजनों के साथ अनुपमा जी के गांव रवाना हो चुके थे। संध्या काल में ही सभी गांव पहुंच चुके थे, जिनके ठहरने की व्यवस्था ग्राम के शासकीय
प्राथमिक शाला भवन में की गई। अनुपमा जी ने रुपयों की कोई तंगी नहीं दिखाई और दिल खोलकर अतिथियों की आवभगत में खर्च किया। नौकर चाकर सभी अतिथियों को चाय नाश्ता नमकीन बांट रहे थे। नारायण जी के सभी रिश्तेदार इस प्रकार आवभगत देखकर अति प्रसन्न हुए। शासकीय प्राथमिक शाला भवन से अनुपमा जी का घर कुछ दूरी पर था। ढोल नगाड़ों की व्यवस्था की जा चुकी थी। कतार में खड़े नौकरों ने कांधों पर उपहारों का बोझ उठा रखा था और ढोल की आवाज बजते ही नारायण जी ने सभी के साथ अपने कदम अनुपमा जी के घर की ओर बढ़ाने शुरू कर दिए। ढोल नगाड़ों के साथ बारात घर के दरवाजे पर पहुंच गई। सारे विधि विधान के साथ में राधिका और कार्तिक की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। बारात लड़के वाले लड़की के घर लेकर जाते थे, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हुआ था। लड़की वाले बारात लेकर आए थे, क्योंकि अनुपमा जी के रिश्तेदार बारात दूर जाने की वजह से वहां जाने में आनाकानी कर रहे थे। इसीलिए अनुपमा जी ने लड़की वालों को यहीं पर बुला लिया। राधिका को विदा करके उसका परिवार वापस चला गया। आज राधिका को विदा करते समय उसका परिवार फूट फूट कर रोया था। राधिका तो इतना रोई थी कि वो बीच बीच में बेहोश हो जाती थी। सभी लोग अपने अपने घर पहुंच चुके थे। आज राधिका के मायके में किसी के मुंह से एक निवाला भी नीचे नहीं उतर रहा था। सबकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। धीरे धीरे करके कुछ दिन गुजर गए। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जैसे ही राधिका के देवर राहुल की शादी हुई, उसकी पत्नी पुष्पा ने घर की बर्बादी करनी शुरू कर दी। इसीलिए कार्तिक राधिका को अपने साथ ले गया था। जैसा कि राधिका के सारे गहने अनुपमा के पास थे और जमीन जायदाद तो कार्तिक ने पहले ही उसके नाम कर दी थी। कार्तिक को तो अपने छोटे भाई पर पूरा भरोसा था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा भाई उसके साथ विश्वासघात करेगा। कार्तिक और राधिका ने अब घर आना जाना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि जब भी वो अपने बच्चों के साथ घर आते थे तो पुष्पा की वजह से घर में कोई न कोई कलह हो ही जाती थी। और अनुपमा जी भी पुष्पा का ही समर्थन करती थी। एक दिन कार्तिक अपने ऑफिस जा रहा था। मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था और आंधी बहुत तेज चल रही थी। राधिका ने खराब मौसम होने की वजह से उसने मना भी किया था, लेकिन कार्तिक बोला, राधिका तुम परेशान मत हो, मैं आराम से जाऊंगा। आंधी के साथ साथ थोड़ी बहुत बारिश भी होने लगी थी। वो अपने ऑफिस पहुंचने ही वाला था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा और वो उसी के नीचे दब गया। जब तक लोगों ने उसे बाहर निकाला, तब तक वो आखिरी सांसें ले चुका था, क्योंकि पेड़ का एक बड़ा हिस्सा सीधा उसके सर से टकराया था। जब ये खबर राधिका को मिली तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका कार्तिक इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। सारी कार्यवाही पूरी होने के बाद कार्तिक का शव घर आ चुका था और राधिका के मायके ससुराल वाले भी आ चुके थे। कार्तिक का अंतिम संस्कार होने के बाद उसके परिवार वाले वापस अपने घर आ गए थे, लेकिन राधिका के भैया भाभी कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुक गए, जिससे वो अपनी बहन के अंदर थोड़ी सी हिम्मत बंधा सके। धीरे धीरे करके एक हफ्ता गुजर गया। राधिका की भाभी ने उससे पूछा, राधिका अब आगे क्या करना है, कुछ सोचा है तुमने? भाभी मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करें और क्या नहीं। राधिका की भाभी ने कार्तिक की पासबुक चेक की तो उसमें रुपए बिल्कुल भी नहीं थे। मात्र 3,000 रुपए उसमें थे। उससे तो केवल 1 या 2 महीने तक ही गुजारा हो सकता था। राधिका एक काम कर, तू हमारे साथ घर चल। अभी तुम्हारे भैया भाभी पिताजी सब जिंदा हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू हमारे ऊपर ना कल बोझ थी और ना ही आज है। नहीं भाभी, मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी। राधिका तू किस वजह से वहां वापस जाएगी? उन लोगों ने तो तुझसे एक बार भी वापस अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा। वो तो एक मेहमान की तरह आए थे, क्रियाकर्म समाप्त हुआ और वापस चले गए। तू तो अच्छी तरह जानती है कि तेरी देवरानी कैसी है। वो तेरा जीना मुश्किल कर देगी। भाभी, अब क्या कर सकती हूँ? अगर मुझे ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है तो फिर यही सही, लेकिन मैं जाऊंगी तो उसी घर में। वहाँ पर मेरा और मेरी बेटी का भी हक है। उस घर और जमीन जायदाद पर जितना हक देवर जी का है, उतना हमारा भी तो है। भैया, अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं कहीं भी रह लेती और अपनी जिंदगी गुजर बसर कर लेती, लेकिन बात मेरी बेटी की भी है।
मैं उसको लेकर अकेले कहाँ जाऊंगी और कैसे रहूंगी। राधिका की भाभी ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपनी भाभी की एक बात नहीं मानी। फिर हार कर उसके भैया भाभी राधिका को उसकी ससुराल छोड़ने के लिए चले गए। जैसे ही वो लोग घर के दरवाजे पर पहुंचे और कुंडी खटखटाई, तो उसकी देवरानी पुष्पा ने दरवाजा खोला। उसने अपने सामने अपनी जेठानी राधिका को देखा तो मुंह बना लिया और फिर एक डाला उसके घर के सामने रुका, तो उससे रहा नहीं गया और उसने तुरंत ही पूछ लिया, भाभी ये सब क्या है। राधिका से कुछ बोला नहीं जा रहा था। तभी उसकी भाभी ने कहा, पुष्पा, राधिका ने अब यहीं रहने का फैसला किया है, इसीलिए उस डाले में उसका सारा सामान है। राधिका ने अपने भैया भाभी से बोला कि अब आप लोग वापस अपने घर चले जाइए, मैं यहाँ का सब कुछ देख लूँगी। लेकिन राधिका के भैया भाभी ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वो सारा सामान उसके कमरे में शिफ्ट नहीं करवा देते और उसका हक नहीं दिला देते, तब तक वो लोग वहाँ से वापस नहीं जाएंगे। राधिका और उसकी भाभी घर के अंदर आ गई थी और डाले से सारा सामान उतार कर उसके भैया आंगन में रखवाने लगे। सारा सामान घर के अंदर आ चुका था। पुष्पा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ जी बाहर आइए, देखिए भाभी ये सब क्या कर रही हैं। बाहर इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन अनुपमा जी चैन की नींद सो रही थी। जैसे ही पुष्पा की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, वो तुरंत ही अपने कमरे से बाहर आई। वहाँ पर उन्होंने देखा राधिका और उसके भैया भाभी साथ में इतना सारा सामान। उन्होंने तुरंत राधिका से पूछा, राधिका बहू ये सब क्या है। राधिका ने कहा, माँ जी अब हमारा आपके अलावा है ही कौन, मैं वहाँ पर कैसे रहती, इसीलिए मैं वापस आ गई। मुझे मेरा कमरा बता दीजिए, मैं उसी में अपना सारा सामान रख लूँगी। अनुपमा जी से पहले ही पुष्पा की आवाज़ कानों में पड़ी, कौन सा कमरा भाभी, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है। आप जहाँ से आई हैं वापस वहीं चली जाइए, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है। राधिका, पुष्पा बहू एकदम सही कह रही है, तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मेरा एक बेटा तो तुम पहले ही खा गई थी, अब तुम क्या चाहती हो दूसरा भी हमसे दूर चला जाए। अनुपमा जी की बातें सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए और उसके भाई आलोक को भी बहुत गुस्सा आ गया था। उसने तेज आवाज में बोला, माँ जी राधिका का भी इस घर पर और यहाँ की जमीन पर पूरा पूरा हक है, आप उसे ऐसे बेघर नहीं कर सकती। आलोक, तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने बोला है। अनुपमा जी की आवाज़ सुनाई दी। आलोक आगे कुछ बोलने ही वाला था कि राधिका ने उसे चुप करा दिया और अपने भैया भाभी को कसम देकर वहां से वापस भेज दिया। राधिका ने अपना सारा सामान वहीं आंगन में एक किनारे सेट कर दिया और वह वहीं पर रहने लगी। पुष्पा और अनुपमा जी ने मिलकर राधिका के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। पुष्पा बहू, एक काम करते हैं, इस राधिका और इसकी बच्ची को यहीं इसी आंगन में पड़ा रहने देते हैं। आजकल मुझसे भी काम नहीं होता और तुझे ज़्यादा कुछ काम तो आता नहीं है, तो हम लोग इसे अपने घर की नौकरानी बना देते हैं और इससे घर के काम करवा कर इसको इतना परेशान कर देंगे कि ये खुद ब खुद घर छोड़कर भाग जाएगी यहाँ से। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने, हम लोग यही करेंगे। अगले दिन राधिका सुबह सोकर उठी, उसने घर का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लिया था। तब तक वो दोनों सास बहू बाहर आ गईं और आंगन में पानी फैला दिया। राधिका ने सारा पानी आंगन से बाहर निकाला और फिर से पोछा लगाया, जिससे पानी जल्दी से सूख जाए, क्योंकि उसकी बच्ची वहीं पर खेल रही थी तो उसके गिरने का भी डर था। धीरे धीरे करके एक हफ्ता गुजर गया। उन लोगों ने राधिका को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन राधिका ने अनुपमा जी से कहा, माँ जी मुझे मेरी जमीन का हिस्सा दे दीजिए, मैं उसमें खेती करवा लूँगी। राधिका की बात सुनकर अनुपमा जी ने उसको घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देखा और बोली, कौन सी ज़मीन, यहाँ पर तेरी अब कोई ज़मीन जायदाद नहीं है। कार्तिक ने सब कुछ पहले ही राहुल के नाम कर दिया था। तुझे अगर यहाँ रहना है तो फिर इसी कोने में पड़ी रहे। अगर ज़्यादा जबान चलाने की कोशिश की तो धक्के मारकर तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर राधिका के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं था कि कार्तिक ने घर और ज़मीन सब कुछ राहुल के नाम कर दिया है। उसका अब इस घर पर और ज़मीन पर कोई हक नहीं था। राधिका बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी। उसका कहना था,
कि वो मरती मर जाएगी लेकिन अपने मायके कभी वापस नहीं जाएगी। आज राधिका ने एक फैसला कर लिया था कि वो अपनी ससुराल में ही घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी, यहीं पर रहकर अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करेगी। राधिका के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, ये उसके पिता से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। राधिका के गम में एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आलोक और उसकी पत्नी और उसकी माँ के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका था। आलोक अपनी बहन राधिका की हर संभव मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी बहन राधिका ने उसकी मदद लेने से साफ साफ इनकार कर दिया था। ये बात आलोक को बहुत ही ज़्यादा खराब लगती थी, लेकिन वो अपनी बहन की बात के आगे मजबूर था। अपनी बहन की हालत पर आलोक फूट फूट कर कोने में बैठकर रोता। आलोक की पत्नी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि आलोक अपनी बहन को जान से ज़्यादा प्यार करता है। धीरे धीरे करके 5 साल गुजर गए। राधिका की हैसियत उसके ही घर में एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी। जब राधिका की बेटी गुनगुन 4 साल की हुई थी, तो राधिका ने अपनी बेटी का एडमिशन स्कूल में करवाने की सोची, लेकिन पुष्पा और अनुपमा जी ने ऐसा नहीं होने दिया और आज गुनगुन 5 साल की हो गई। राधिका रसोई में काम कर रही थी, तभी पुष्पा ने गुनगुन को आवाज़ लगाई। गुनगुन तुरंत ही उसके कमरे में गई। दरअसल पुष्पा के सैंडल में मिट्टी लगी हुई थी, इसीलिए उसने गुनगुन को सैंडल साफ करने के लिए बुलाया था। गुनगुन पुष्पा के सैंडल साफ कर रही थी, तभी राधिका चाय का कप लेकर पुष्पा के पास आती है और जब उसने गुनगुन को सैंडल साफ करते हुए देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ साथ उसकी बेटी भी इस घर की नौकरानी बन जाएगी। ये सब देखकर राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत ही चाय का कप छोड़ दिया और गुनगुन को उठाया। पुष्पा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से अपने सैंडल साफ करवाने की? और उसने पुष्पा के गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आप अपनी औकात में रहिए। आज आपने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। अब देखिए मैं आपके और आपकी बेटी के साथ में क्या करती हूँ। पुष्पा, अभी तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं सब कुछ सहन करती रही, लेकिन आज जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। इतने शोर शराबे की आवाज़ सुनकर अनुपमा जी कमरे के अंदर आ जाती हैं। क्या हुआ छोटी बहू, सब ठीक तो है ना? जैसे ही उनकी नज़र पुष्पा के गाल पर गई तो अनुपमा जी ने देखा कि उसके गाल पर राधिका की 5 उंगलियां छप गई थी। अनुपमा जी ने आओ देखा ना ताओ उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। गेट के बाहर बैठकर वो अपने देवर राहुल का इंतजार करती रही। जैसे ही राहुल घर आया, पुष्पा ने उसे सब कुछ बता दिया और जब उसने अपनी बीबी के गालों पर उंगलियां देखी तो उसका पारा और भी हाई हो गया। उसने आंगन से सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। आज राधिका पूरी तरह से टूट गई थी। उसने रोते हुए अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, एक दिन मैं वापस अपने घर में जरूर आऊंगी। इतना कहकर राधिका अपनी बच्ची को लेकर वहां से चली गई। आगे राधिका के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए हमारा कल का पार्ट जरूर देखें। इसीलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।